बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ महीने हमने ये सवाल उठाया कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है। ये मखसूस नशिस्तों का मामला था। अब मामला ये आ गया है कि ये सवाल उठाना पड़ रहा है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या आइन सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बैठे जब मेंबरान किसी कानून को पास करते हैं तो फिर यह लाजिम होता है उस पार्लियामेंट की सॉवरेंटी के लिए कि हम उस पर अमल करें और उसको नाफिज किया जाए और सब उसको कबूल करें। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हमारा आइन कहता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसे पीका तरमीमी एक्ट कहा जा रहा है और वो आज़ादी इजहार राय के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको मुतासर करेगा। तो पार्लियामेंट अगर ये कानून पास कर रही है और आइन हमें कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको मजरू नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कौन है? आज ये सवाल हम उठाएंगे। उसके साथ साथ ये कानून सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि जब मैं आपके साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मुखातिब हूं और उसके साथ मेरे तज्जियाकार आपके साथ मुखातिब होंगे अपनी राय को लेकर, तो हम ऑलरेडी एक कानून के तहत फिल्टर होकर आप तक कोई भी बात या कोई भी राय पहुंचाते हैं, और वो कानून होता है पेमरा का। जब मेरा यही प्रोग्राम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर जाकर अपलोड होगा, इसी प्रोग्राम के क्लिप्स और यहां पर दी गई राय डिजिटल और सोशल मीडिया पर जाकर जब अपलोड होगी तो उस पर एक अलहदा कानून नाफिज किया जाएगा जिसे पीका एक्ट कहा जा रहा है। यानी दो अलहदा अलहदा किस्म के कानून रखे गए हैं एक ही चीज के पैमाने के लिए। फिर जर्नलिस्ट की तादाद आप देख लें कितनी है पूरी पाकिस्तान की आबादी के अंदर कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आम लोग हैं। तो ये पीका का कानून सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एक आम शख्स की जो राय है उसके इजहार के लिए उसको मुतासर करता है। अब असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये भी है कि हम देखते हैं कि हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, सोच नहीं बदलती। 2018 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत, ये जब कानून आता है तो उस वक्त PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें जर्नलिस्ट के साथ खड़ी दिखाई देती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये बातें नहीं भूलेंगे। आज जब उनकी हुकूमत आती है तो फिर वैसा ही कानून लेकर आते हैं और आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जर्नलिस्ट के साथ खड़ी दिखाई देती है। तो क्या हुकूमतों की सोच नहीं बदलती या हुकूमतों के पास सोच होती ही नहीं है? यह भी सवाल आज हम उठाएंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार, सबसे ज्यादा तवक्को अगर किसी जमात से जर्नलिस्ट को भी थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार 2008 से 2013 की हुकूमत के अंदर रहा, जिसमें बहुत तनकीद की जाती थी आसिफ अली जरदारी साहब पर, यूसुफ रजा गिलानी साहब पर, उसके बावजूद किसी किस्म का चार्ज बैक नहीं आता था। वो बड़ी खुले दिल के साथ उसको एक्सेप्ट करते थे। तो आज उनका जो किरदार था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तमाम प्रोसेस का हिस्सा भी बने हैं और तमाम प्रोसेस या इस कानून से इनकारी भी दिखाई देते हैं। दाग देलवी साहब का शेर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सूट करता है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। एक तो ये मामला है, दूसरा मुज़ाकरात का मामला भी इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसमें डेडलॉक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ऑपोजिशन को देखा जाए, खुसूसी तौर पर गुज़िश्ता एक दहाई के अंदर देखा जाए तो ऑपोजिशन बहुत से शिकवे और शिकायतें इस्टेब्लिशमेंट से करती है। खासतौर पर आप देखें कि 2018 के बाद PMLN को बहुत से शिकवे और शिकायतें थे और इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत से शिकवे और शिकायतें हैं। लेकिन जहां पर ऑपोजिशन शिकवे और शिकायतें इस्टेब्लिशमेंट से कर रही होती है, वहीं कहीं ना कहीं उनके मुज़ाकरात भी जारी होते हैं। अगर 2022 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सख्त बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लेकर चल रही थी तो दूसरी जानिब हमें PMLN से ही मालूम होता था कि उनके ताल्लुकात भी हैं और मीटिंग्स भी हो रही हैं, उसके नतीजे में PDM बनती है। आज इमरान खान, जिनका पूरा बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, आज उनके बारे में यह बात की जाती है जबकि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनके मुलाकातें हो रही हैं तो वो बड़े मुतमईन और फखरिया अंदाज में उनके रहनुमा उसको पेश करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि दूसरी मुलाकात भी हो गई है तो मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ खामोशी इख्तियार की जाती है। इन दोनों मामलात में हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ नजम साकिब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं नजम साकिब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। यही बुनियादी सवाल कि एक कानून पार्लियामेंट बनाती है, एक राइट हमें आइन देता है, तो फिर कौन है सुप्रीम? सबसे पहले तो ज़ौक़ ये बताइए कि ये जो आपने पट्टी पहनी हुई है
क्योंकि आपने पैमरा का भी जिक्र किया है, आपने पीका के अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है, आपने पीपीपी के जो तवक्कुआत थी उनसे पीका यानी ख़ासतौर पे पीका के बारे में, उनके बारे में भी आपने बात की है। तो ये पट्टी आपने किसके सोग में यानी पहनी है, पहले तो ये बताइए। मैं तरीकाकार के सोग में पहनी है। जिस तरीकाकार से इस कानून को पास किया गया उसमें एहतजाजन जो है ये पट्टी पहनी गई है। चलिए ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। पॉइंट जो है वो पहुंच गया। देखिए, जहां तक इसका है ना कि आइन जो है वो सुप्रीम है, कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कि जुडिशरी के यानी गवर्नमेंट यानी कि इंतज़ामिया या जो मुंतज़म आला होते हैं वगैरह वगैरह, ये बहस चलती रहेगी। पहले तो ये देखिए कि ये जमहूरियत के हैं ना, सारे जमहूरियत में ही होता है। एक आइन होता है, एक पार्लियामेंट होती है, एक जुडिशरी होती है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स आते हैं जो कानून बनाते हैं। इन सब से मिलकर ही जमहूरियत आती है और उसमें अवाम जो है वो बेसिकली बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये तो बात की बात है कि आइन सुप्रीम है कि यानी पार्लियामेंट सुप्रीम है। पहले तो ये बताइए कि जमहूरियत किधर है। ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है, आप बताइए मुझे, क्या इसको अवाम की कबूलियत या उसके बारे में मकबूलियत उसकी जो है वो कितनी है? तो पहले तो जमहूरियत की बात करते हैं, और जब हम उसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जमहूरियत के परखचे उड़ा दिए गए हैं। अगर आप 1947-48 से शुरू करें, इधर बात होती है जमहूरियत खतरे में आती है, जमहूरियत को बचाने के लिए लोग आते हैं, और फिर जमहूरियत जो आती है उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिर वो यही करते हैं जो कर रहे हैं कि जी चूंकि हमने 26वीं तरमीम लानी है, हमने जजों का यानी उनको करना है कि हम अपॉइंट करेंगे, हम उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, लिहाजा ये तो आएगी और ये जमहूरियत का तकाजा है। इसी तरह से पीका की आपने बात की है। मुझे समझ ये नहीं आती कि हम लोग इस तरह के सवालात में क्यों गुम हैं कि पीका क्यों आ रहा है, पैमरा ये क्या कर रहा है, जमहूरियत फलानी जगह चली गई है, कौन सुप्रीम है। अगर तो आइडियल सूरत हाल है, ये कोई क्लॉजियम है यानी पुराने ग्रीस में, और वहां पे जो है वो बात हो रही है, अरिस्टोटल खड़ा हुआ है और इधर सोक्रेटिस है और प्लेटो है, और वो एक आइडियल किस्म की हालात में आइडियल बातें कर रहे हैं, फिर तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इधर तो ये है जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी का बताया कि एक पार्टी जिससे कि तवक्को थी इसकी कि कम से कम साथ ही दे। आप यकीन कीजिए सबसे ज्यादा जो मुनासिब जवाब था ना वो इरफान सिद्दीकी साहब का था कि इसको इस हद तक हम जो है वो इसको करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक मुतनासिब किस्म का जवाब। आप देख लीजिए उसका रिएक्शन। और अब ये जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, खासतौर पे जब आपकी बार काउंसिल बीच में आती हैं, आपके टीचर्स बीच में आ जाएंगे और उनके अपने अपने मसाइल जो हैं वो इसमें मर्ज होंगे, तो एक तहरीक शुरू हो सकती है जिसका इस वक्त की हुकूमत को अभी अंदाजा नहीं है कि जब ऑब्जेक्टिव जो है जब वो भी कोई हो जाए ना कानून आता है ना इस किस्म का, तो कहा जाता है कि ये इनको तब समझ आएगी जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उस वक्त कहा गया था, यही आज पीएमएलएन को भी कहा जा रहा है कि इसका एहसास तब होगा कि जब वो ऑपोजिशन में चले जाएंगे। देखिए जी, वो अपोजिशन में जाते हैं, उनको एहसास होता है ये मेरा और आपका मसला नहीं है, ये अवाम का मसला नहीं है कि हमने सबक सीख लिया। आप इसी तरह से तजुर्बे करते रहेंगे, सबक सीखते रहेंगे। असल बात क्या है? असल बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है। आप जेल के अंदर हैं तो आप बाहर आके यानी चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। आप बाहर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सीटें दाएं बाएं करके आपको जो है वो लीडर ऑफ दी यानी अपोजिशन बना दिया जाए, या आपको ऐवान का लीडर बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। मकसद अवाम है ही नहीं। और अगर मकसद अवाम नहीं है तो फिर दलील कहां पे है? मुझे बताइएगा। अब आते हैं मुज़ाकरात पे। क्विकली एक दो बातें मैं कर दूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह पेशकश की है और उनको साफ पता है कि इसका जवाब क्या आएगा। एक बात उसमें से लेके अपना उस पर कॉमेंट और तज्जिया बताना चाहता हूं। वो ये कहते हैं जी कि अगर आप ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने 9 मई पे, या इस इलेक्शन पे, मैंडेट पे, या 26 नवंबर पे, तो फिर 2018 के इलेक्शन पे भी करा लेते हैं एक जुडिशल कमीशन। तो मुझे हंसी आ गई। 2014 का भी जिक्र किया उन्होंने। तो बात आएगी वो जो
जी जी बिल्कुल, कि उसमें धरने और ये सारा कुछ अगर होने लगे तो मैं इससे शुरू नहीं करूंगा कि नवाज शरीफ साहब को वो 2/3 अक्सरियत कैसे मिल गई उसका भी करें, या साद रफीक कैसे हार गया और ख्वाजा आसफ कैसे जीत गए उसका करें, आउन चौधरी का देख ले, वगैरह वगैरह। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि अयूब खान और वो जो पहली मोहतरमा थी पाकिस्तान की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उस इलेक्शन से शुरू करें ना, आते जाएं और आपको पता लगेगा कि इस हमाम में सारे दंगे हैं। इसमें कोई ऐसा यानी बंदा आपको नजर नहीं आएगा जो कहेगा अच्छा भाई ये तो। साफ जाहिर हुआ ज़ौक कि ये जो बात आई थी यानी इसकी मुज़ाकरात की, हम इस पैनल में कई दफ़ा इसका इयादा कर चुके कि ये सिफर है, वो सिफर निकल आया। अब उस सिफर को वो बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत का कुछ नहीं जाएगा अगर वो मुज़ाकरात में आ जाते हैं, क्योंकि हुकूमत को पता है इनके बेसिक जो वो हैं वो तो हमने करने नहीं है। मिसाल के तौर पे जुडिशल कमीशन है, इमरान को रिहा करो, असीरान को रिहा करो, ये सारी खखेड़ जो है ये मुझे चलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो है वो जो आपने आना होता है ना अपनी आने वाली थां पे, तो पीटीआई अपने आने वाली थां पे वापस आ रही है कि बाकी जो आपकी हैं यानी वो जो आपकी पार्टियां वो उनको मिला के करते हैं। तो ये काम जब आप हुकूमत में थे 2018 की हुकूमत में, उस वक्त की सोलो फ्लाइट आपको याद आनी चाहिए। और इस वक्त की आखिरी बात, इंसाफ की बात वहां होती है जहां इंसाफ मिलता हो। पाकिस्तान में देख लीजिए, तहरीके इंसाफ तो है, लेकिन क्या इंसाफ है जिसकी तवक्को पीटीआई को है या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को है कि उनके साथ 2018 में जो हाथ हो गया था उस पर इंसाफ मिलेगा? लिहाजा ये सूरत हाल जो है इसी तरह से एक गोल चक्कर में चलती रहेगी। अच्छा राव साहब, क्योंकि हमने देखा पिछली हुकूमत हो या ये वाली हुकूमत हो, ये एक्ट तो सेम रहा, तो क्या वजह है कि हुकूमतों का जो रवैया है या जो सोच है वो नहीं बदलती? और फिर जब हम पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं जो ये कानून पास करते हैं, जिनके वोट से पास होता है, तो एक तो उनको कानून का पता भी नहीं होता, दूसरा वो ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि हम मजबूर हैं। ये कैसी मजबूरी है जिसमें अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो कोई मसला नहीं होता, चाहे बजट में पैसे हो ना हो, और जब कानून का मसला है, अवाम के हकूक़ सलब करने का मसला है, तो मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। मसला ये है कि हर हुकूमत का ये मसला रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे यहाँ एक साहब होते थे, उनका नाम तो कुछ और था लेकिन उनका नाम पड़ गया था बाद में, जहाँ पंचर वहाँ दुकान। तो होता ये था, साइकिल पर उन्होंने एक बॉक्स रखा था पंचर लगाने वाला, उनको कोई बताता था फलां सड़क पे पंचर हो गया तो वहाँ साइकिल लेके पहुँच जाते, वहीं दुकान खोल के बैठ जाते थे, दूसरी जगह पता चलता वहाँ चले जाते थे। तो यहाँ यही हो रहा है, अगर अदालत कोई फैसला देती है उससे जो पंचर होता है उसको लगाने के लिए 26वीं तरमीम आ जाती है। अगर अवाम फैसला देती है वो उस पंचर को लगाने के लिए आप फॉर्म 47 ले आते हैं। मीडिया के हवाले से आप सच को बंद करना चाहते हैं, वहाँ से पंचर होता है तो आप वहाँ से पीका ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो ये जो जहाँ पंक्चर वहाँ दुकान वाला जो सिंड्रोम है ना, और ये जो तरीक़ाकार है, ये अवाम के लिए बिल्कुल नहीं है। ये अपनी हुकूमत को किसी ना किसी तरीके चलाने बचाने, ये उसके लिए सारा एहतमाम बुनियादी तौर पर किया जाता है। आइन बड़ा वाज़ेह है, भुट्टो साहब आइन के खालिक थे, वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, कानून आइन साज असम्बली थी, ये सारी बाकी कानून साज असम्बली हैं। ये फ़र्क है बुनियादी तौर पे, उसको आइन साज असम्बली डिक्लेयर किया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ही आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। हमारा आइन बिल्कुल डिफरेंट है। भुट्टो साहब ने उसको डिफाइन किया था कि आइन का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है जिसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक तो। दूसरा, वो गारंटर है उसकी, उनके इम्प्लीमेंटेशन और इंश्योर करने के लिए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, इंफॉर्मेशन जानना भी उतना ही उसमें अहम है, फंडामेंटल राइट। ये अवाम का हक है, ये मेरा और आपका बताने का सिर्फ हक नहीं है, ये बुनियादी तौर पे अवाम का हक है कि वो इंफॉर्मेशन उनको पता चले, उनको सही बात बताई जाए, वो अगर जानना चाहें तो वो पूछ सकें और उनको सही सही बात बताई जाए और वो जान सकें हर चीज़। तो ये बड़ा ड्रामा लगाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी इस तरह इंटरप्रिटेशन कर दो, दूसरा। पार्लियामेंट कोई सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। ये भुट्टो साहब ने कहा था, बिलावल साहब के दाना साहब ने कहा था
कि ये आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट को हमने स्ट्रक्चर इस तरह से किया है कि उसके अपने इख्तियारात हैं, जुडिशरी के अपने हैं और एग्जीक्यूटिव के अपने हैं। नहीं राव साहब, ये कैसा आइन सुप्रीम है कि जिसको अगर कोई नहीं मानता तो उस पर कार्रवाई भी नहीं होती? मैं रिसेंट एग्जांपल जो आने वाले सालों के लिए रहेगी, आने वाली दहाइयों के लिए रहेगी, कि टाइम पर जो है वो इलेक्शन नहीं हुए थे, उसके बावजूद जो है हमें इस तरह के मामला देखने पड़े कि उस पर कोई न कार्रवाई नहीं की। अच्छा राव साहब, ये कैसा आइन सुप्रीम है कि अगर इंतखाबात आईनी दौरानिये के अंदर नहीं होते तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती? इस तरह फंडामेंटल राइट्स पर अगर बात की जाती है तो उसको कोई खातिर में नहीं रखता, फिर ये कैसा आइन सुप्रीम है? यही मैं, ये जो डिस्टॉर्शन पैदा की गई है, अब हम आइन और कानून की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आइन और कानून कहाँ है? आप एक सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जनरल इलेक्शन आए, उसकी डेट गुजर गई, हुकूमत ने जोर लगाया, पार्लियामेंट ने जोर लगाया कि नहीं होने देने, हमने फंड्स नहीं दिए, उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं, उस पर एक्शन अमल दरामद नहीं हुआ और उस पर उल्टा 2 जजेस ने रोकने की कोशिश की और स्पीकर साहब अलहदा खत लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अलहदा लेके बैठा हुआ है। तो हर कोई अपने 2.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ गया कि मैं सुप्रीम हूं। अब पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम है, स्पीकर भी सुप्रीम है और वो 2 जजेस भी सुप्रीम है, 8 जजेस की को सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है बुनियादी तौर पे, ये आइन और कानून के साथ मजाक है। मैंने पिछली दफा प्रोग्राम में कहा था कि अगर 26वीं आईनी तरमीम रहेगी तो आइन और अदलिया नहीं रहेंगे, और ये हो रहा है। और अमलन आपके यहाँ आइन और कानून की अमलदारी खत्म हो चुकी है। जब कोई मानने को तैयार नहीं है, जब कोई उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, मेरे राइट्स की बात तो बाद में आएगी ना। 6 जजों ने खत लिखा, क्या हुआ? उनके राइट्स बेचारों के, हाई कोर्ट के जजेस हैं, छोटे मोटे नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस, उनके राइट्स मुतासर हो रहे थे। उन्होंने इतनी अपनी सारी कंप्लेंट की, उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। अभी जजेस के जो आपस में जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह वो बाम दस्तों गिरेबा हैं, उसमें मेरा हक को इम्प्लीमेंट करना, मेरे हक को महफूज करना, मुझे अपने इंसानी हकूक और शहरी हकूक की उस पर रिलीफ देना, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। वो तो ऑलमोस्ट आपने 191A उसमें आ गया। अब वो तो वैसे ही आप हेबस कार्पस भी उन्होंने तकरीबन फ़र्क कर दी है। तो मैं किस हक की, किस आइन की, किस कानून की, किस पार्लियामेंट की बात करूं? मेरे मुल्क में तो एक जाली किस्म का निज़ाम है जिसको जमहूरियत कहा जा रहा है। अभी तक तो उसको जमहूरियत ही कहा जा रहा है, जिसमें ना हुकूमत असली है, ना असली आइन की कोई बात सुनने को तैयार है, ना पार्लियामेंट को असल काम कर रही है जो कि अवाम की फलाह व बहबूद का करना है। वो अपने आप की अपनी जड़ें, अपनी बुनियादें मजबूत करने के लिए हर किस्म की डिस्टॉर्शन आइन में, कानून में, सिस्टम में डाल रहे हैं, जिससे इस मुल्क की बुनियादें खोखली हो रही हैं। और ये रियलाइज करने की जरूरत है, वरना बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा हमें। अच्छा नजम साहब, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी है अगर आप मुज़ाकरात में दोबारा आना चाहते हैं। 31 तारीख है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी डेडलाइन है। अब क्या होगा आगे? कभी कभी कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिसमें साफ पता लगता है कि बयान देने वाला मज़े ले रहा है। उनको अच्छी तरह से पता है कि इसका जवाब आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने एक पेशकश की और उसके साथ उन्होंने 2-3 जो हैं वो फुंदने लगा दिए कि फिर ये है तो फिर ये भी होगा, तो फिर ये भी होगा तो ये भी होगा, और उसका जवाब पीटीआई ने दे दिया है। अब ये इत्माम हुज्जत है या मज़े लिए जा रहे हैं, इसकी कोई रेलेवेंस इसलिए नहीं बनती कि मुज़ाकरात शुरू दिन से लेके, पहले लम्हे से लेके अब तक कुछ भी नहीं निकला, और उसमें से कुछ निकलना भी नहीं है, और उसकी बुनियादी वजूहात कई दफा बता चुके। नंबर 1, जो पीटीआई को चाहिए वो हुकूमत के पास या तो है नहीं या वो देगी नहीं। दूसरी बात कि ये मुज़ाकरात जो है ये पीटीआई का मसला था, लेकिन वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ बैठे तो पॉइंट कम किया उन्होंने अपना। तीसरी बात कि अब उनको ये जो था ना शुबा था या उनको तवक्को थी कि कोई छोटा सा दरवाज़ा एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुलेगा, 2-1 मुलाकातें हमें भी नज़र आ रही हैं। वो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी थी और आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करके ही बात बनेगी, तो ये मुज़ाकरात की खखेड़ में पड़ने की ज़रूरत क्या थी? क्या इससे कोई यानी एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ गई या प्रेशर में आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू शुरू दिन से बिल्कुल क्लियर है, हम इसमें नहीं हैं,
आप आपस के मामलात आपस में करें, सियासत से हमारा कोई इतना ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब रियासत की बात आएगी, जब रियासत की सिक्योरिटी की बात आएगी, जब मुल्क में आपका जो यानी कानून है उसकी लागू नहीं हो रहा होगा, अमन व अमान के मसले आएंगे तो हम बीच में आएंगे। तो ये तो बात ठीक है। और साथ ही वो 9 और 10 मई की बात कर रहे हैं, वो तो वहीं पे खड़े हैं। तो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि राना सनाउल्लाह साहब किसका उनका तखातुब क्या है, पीटीआई वाले अब चाहते क्या है। असल बात यह है कि 2018 में इनकी हुकूमत आई, 4.25 साल इन्होंने हुकूमत की। अब यह है कि वो ये चाहते हैं कि खान को वो जिस तरह नहीं कहते मक्खन से बाल की तरह निकाल के तो बाहर ले आया जाए। मैं माजरत के साथ और माफी के साथ ये बात करूंगा कि ये मक्खन नहीं है और ना ही खान जो है वो बाल है। उसमें देखना पड़ेगा, आपको ग्राउंड रियलिटीज देखनी पड़ेंगी कि आपको अदालतों की चीजें अदालतों से मिलेंगी, आपको एस्टेब्लिशमेंट से जो मिलना है वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मिलेगा। और हुकूमत तो आपको कुछ क्यों देगी कुछ आपको? ये तो बात आप किसी मैट्रिक के स्टूडेंट से पूछे, उसको पता है। तो ये क्या आपने मजाक किया अवाम के साथ? तो सीधी सीधी सी बात है, राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है, जो उधर से उमर अयूब साहब कह रहे हैं, जो उधर से जवाब गौहर साहब का आया है, ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। बात वहीं पे है, इस वक्त फिक्स्ड है सिचुएशन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आपकी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। और पीटीआई को क्या चाहिए? ये इस वक्त की आखिरी बात, पीटीआई ने अभी सोचा यह है कि जो बाकी तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं ना, बशमूल उनके वो जो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाला हिसाब किताब, अशकज़ई वगैरह, मौलाना साहब, ये वो, इन सब को मिलाया जाए। देर आयद दुरुस्त आयद अच्छी बात है, लेकिन करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? तो आपने सबसे पहले अपनी जो पार्टी है उसके अंदर जो आपकी खखेड़ पड़ी हुई है, जो उसके मसले मसाइल हैं, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर जा रहा है, सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर इत्तेहाद कायम करें। और आपका जो थिंक टैंक है ना, उसको कहें कि जरा एक अच्छी समत, वो जो सिराते मुस्तकीम है उसकी तरफ सोचें। और जब वो उसकी तरफ सोचेंगे तो उनको पता लगेगा कि 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप इसी तरह से ये करते रहें, अब एहतजाज कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चलता रहे सिलसिला। और 4 साल बिलावल साहब कह चुके कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल पूरे करेंगे, इसका मतलब है वो ऑन बोर्ड हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई बात नजर नहीं आ रही। तो या तो इसको चलाते रहें, या फिर ये है कि डूएबल करें, प्रैक्टिकल लेवल पे देखें, प्रैग्मेटिक होकर सोचें कि आपसे कहा गया है कि 9-10 मई पे माफी मांगें और अच्छे बच्चे बनने की यकीन दहानी कराएं। इनके अलावा तीसरी ऑप्शन कोई है ही नहीं। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, अब क्योंकि ऑफर ये हुई है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बना ली जाए, वहाँ पे कमीशन बना लिया जाए, जुडिशल कमीशन का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो नहीं माना गया। एक तो फ़र्क क्या है, और यही जो पार्लियामेंट की कमेटी थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो 2018 में बनाई, तो अब क्यों उनको काबिल कबूल नहीं है? अच्छा, इसमें जो खबर आई है वो आपको पता होगा कि 7 दिन का टाइम था, फिर 7 दिन के बाद 28 जनवरी को इजलास बुलाया गया और उसमें पीटीआई शामिल नहीं हुई, जिसके बाद ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तो जब ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके थे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि हमारे पास पीटीआई को कुछ देने के लिए कुछ था। तो वो कुछ क्या था, वो ज़राए से कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन हुकूमती जो हल्के हैं, ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी, और इसके उनके जो वज़रा हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों पे इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया कि उनके पास देने को यही था कि जुडिशल कमीशन तो हम नहीं बनाते, लेकिन एक पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं, और वो हवाला फिर 2018 का ही, और पार्लिमानी कमीशन बैठेगा, देखेगा। और जो पार्लिमानी कमीशन 2018 में उस पार्लिमानी कमीशन के साथ हुआ, उसका भी हुकूमत ने खुद ही बता दिया कि उसकी पता नहीं एक मीटिंग हुई या मीटिंग हुई भी है या नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ये चाह रही थी कि ये मामला भी उसी तरह ही ट्रीट हो जाए, और जो पर्पस भी नहीं, उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना, एक मीटिंग हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं हुई। अब पीएमएलएन है, वो एक के अलावा 2-3 मीटिंग्स भी कर लेंगे। एक चीज मुझे जहां तक याद पड़ता है, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, एवं जेयूआई, तो उनकी जानिब से इतने बड़े पैमाने पर कोई एहतजाज नहीं किया गया कि
वो जो मीटिंग नहीं हो रही वो होनी चाहिए। गाए बगाए जो सहाफती हलके हैं उनमें ये बात ज़ेरे बहस आती थी कि एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी, वो उस वक़्त के परवेज़ खट्टक साहब की जो है वो सरबराही में, उसका क्या बना? तो उस कमेटी का ना इजलास हुआ, ना पीटीआई तो हुकूमत में थी, वो तो चाह रही थी बट ठीक है इसी तरह पड़ा रहे, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन ने भी उस तरह नहीं कहा कि इसको जो है वो किसी लॉजिकल एंड तक जो है वो पहुंचाएं। अब हुकूमत की ये मर्जी थी, ऐसे लगता है कि पीटीआई पहले ही भांप गई कि ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि फिर हमें ये कहेंगे कि पार्लिमानी कमीशन या कमेटी बना देते हैं और वही देख ले, और वो जो है वो साइड पे हो गए, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये जुडिशल कमीशन के बगैर मेरे ख्याल में आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, पार्लिमानी एक और मामला बता दें पीका के हवाले से, डिफरेंट पीका के हवाले से ये बता दें मुख्तसरन के सारा मान लिया जाए या कुछ पर एतराज है? मेरा ख्याल है पीका जो है वो इससे कबल लॉज मौजूद हैं, उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, उसमें भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। मेरी नज़र में तकरीबन सारा जो पीका है अभी जो तरमीम आई हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है, और उसमें 1 बाई 1 भी बात की जा सकती है कि ऑब्जेक्शन किस किस पर है। सिर्फ फॉल्स फेक इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन उस पर बात करना, उस पर कोई इख्तलाफ किसी का नहीं है, तो इसको इतना खुला रखा गया है कि आप कोई भी बात करें, कोई भी तनकीद भी करें, कोई मतलब क्रिटिसाइज भी करेंगे तो वो उसको पता नहीं किस खाते में डालकर उस पर जो है वो पीका जो है वो लगने के इम्कानात हैं। जो अथॉरिटी बननी है वो हुकूमत ने बनानी है, जो लॉज हैं उसमें इतना जो है वो रास्ता रखा गया है कि पहले ही अथॉरिटी जो है वो अपने इख्तियारात को अब्यूज करती रही हैं, अब दोबारा ऐसे इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि माजी की मिसालें हमारे सामने हैं। जब पीका पीटीआई लेकर आई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून इन जो जमातों ने उसको काला कानून कहा, तो आज वो खुद उससे सख्त जो है वो कानून लेकर आ गए हैं। हैरान है कि उनको उनकी तरफ से इस पे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे मुशावरत भी नहीं की गई। तो कहते हैं मजबूर है, अब मजबूरी क्या है वो शायद ऑपोजिशन के अंदर जाकर बताएं। वो ऑपोजिशन में अगर जाते हैं कि क्या मजबूरी थी, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमत में रहते हुए तो मजबूरियां नहीं बताई जाती। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया जो कि हुकूमत ने नहीं माना। अब उनकी जानिब से एक खत लिखा गया है जो कि सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल है। वो लिखा गया है चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबरा को यह शिकवा किया गया है उनकी जानिब से, जिसमें तस्वीर, मेडिकल रिपोर्ट्स, अदालती अहकामात और दरखास्तें, प्रेस क्लिपिंग और दीगर मुतल्लिका दस्तावेजात शामिल हैं इस खत के अंदर, और उनकी जानिब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मैं राव साहब आपकी जानिब आता हूँ, ये फरमाइएगा बानी पीटीआई ने जो खत लिखा है इससे उनको क्या हासिल होने वाला है? ज़ौक़ में लास्टली हमने जब डिस्कस किया था, इमरान खान साहब ने जो राब्तों का कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से राब्ते किए जाएं, राब्ता किया जाए, तो और बाकी जो मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग हैं जो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं उनसे राब्ते किए जाएं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान साहब वो सियासी तहरीक, जमहूरी तहरीक की बजाय राइट्स मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये ख़त उसकी अगला स्टेप मैं समझता उसका है, ये है इत्माम हुज्जत। उनको पता है, जैसे मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट तो जितनी बेबस हो चुकी है और जो इसके इख्तियारात है और जिस तरह से उसको अगर इस्तेमाल करती है तो उसको रोका जाता है जिस तरह से, मेरा तो नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस ख़त पे कुछ कर पाएगी या कुछ रिलीफ दे पाएगी। उन्होंने सबूत तो सारे लगाए हैं उसके साथ, जो 394 पेजेस का ख़त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद ये इत्माम हुज्जत है। उसके साथ साथ आप देखें वो लोकली ना सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहे हैं राइट्स के ऊपर, राइट्स की वायलेशन के ऊपर, साथ साथ वो इंटरनेशनली भी इसी मौजू पे अपना प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करें। उनके जो ओवरसीज पीटीआई है वो भी यही काम कर रही है। तो ये राइट्स मूवमेंट की तरफ ये जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने गंडापुर साहब को कहा कि जी आप उधर कमीशन बनाएं इंतखाबी धांधली की तहकीकात के हवाले से जो वहाँ पे हुई हैं। तो ये उस तरह से सूरत हाल उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बरतानिया में भी काम हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, और बरतानिया में शायद हेयरिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये फैसला जो है ये ह्यूमन राइट्स की एक तहरीक शुरू करने का है, और उसकी हम देखते हैं बाहर से भी कुछ इंडिकेशंस आ रही है। आखिरी टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे उसमें भी वो चीज़ें आएंगी। तो ये सिर्फ तमाम हुज्जत है। इमरान खान को भी पता है सुप्रीम कोर्ट अगर रिलीफ दे सकती तो अपना फैसला इंप्लीमेंट करा ले, अपने जजों को रिलीफ दे दे, बर वक्त इंतखाबात ही करा लेती, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में तो उस तरह से कोई चीज़ है कोई नहीं।
तो जो राइट्स वायलेशन है वो नो डाउट उन्होंने अपना केस बड़ा भरपूर तरीके से इस्टेब्लिश करना है, जिसमें उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए जिस तरह रोका गया, इंतखाबी निशान उनसे लिया गया, वोट का हक जो आज़ादी राय का पीका का आ गया है, एसोसिएशन का हक डिस्टर्ब हुआ, अब इंटरनेट आ गया है, अपनी मर्ज़ी की जमात से इंतखाब लड़ने का हक, अपनी मर्ज़ी की जमात को वोट देने का हक, फिर इंतखाबात के रिजल्ट्स के हवाले से जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है फॉर्म 45 और 47, ये सारी चीज़ें मिला के वो एक बिल्कुल डिफरेंट उस पे जा रहे हैं। और मुझे लग ये रहा है कि बाकी जमातें उनके साथ हों ना हों, अब वो इसी तरफ चलेंगे, शायद वो उस तरह से तहरीक सड़कों पे ना करें। लेकिन ये जो एक है बयानिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, और सुप्रीम कोर्ट को ये दुनिया को बताना कि हमारी जो कोर्ट्स हैं जिन्होंने इनको इम्प्लीमेंट करना है वो भी बेदस्तों पाए हैं, उनके भी इख्तियार में नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो कोई राइट को इम्प्लीमेंट्स करने के उस तरह से इख्तियार में नहीं है, और 26वीं आईनी तरमीम ऑटोमेटिकली अंडर डिस्कशन इसमें आएगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और GSP प्लस के समरात मसाइल के हल में पेशरफ पर मुनसर हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये पाकिस्तान को याद दहानी करवाई गई है। नजमुल साकिब साहब, ये याद दहानी क्यों करवाई गई है? देखिए, ये साहब हैं ओलफ स्कूग, जो कि यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, और ये हैं यूरोपियन, ये जो आपकी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये ह्यूमन राइट्स के यूरोपियन यूनियन के। उन्होंने आके कुछ ह्यूमन राइट्स मुलाकातें की हैं कुछ अहम शख्सियात से, इसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं। तो उन्होंने आके यहाँ पे एक वाज़े पैगाम दिया है कि ये जो पीका है, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये जो इस तरह की चीज़ें जो यानी जिससे हम घबराते हैं ना, उसके बारे में उन्होंने कहा। और जो असली बात उन्होंने की है कि डू नॉट टेक GSP प्लस फॉर ग्रांटेड। इसी में ही सारा मैसेज है। इसका मतलब क्या है कि ये जो GSP प्लस स्टेटस आपको मिला हुआ है, इसको आप इजी ना लें, आम जबान में इसको इजी ना लें, क्योंकि ये वापस भी हो सकता है। और आपको पता है कि जून में इसकी बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग जो है वो होनी है, और देखा जाना है कि वो जो रिकॉर्ड है यानी पाकिस्तान का, कि वो क्वालिफाई करता भी है कि नहीं, और उसमें किसी किस्म की अगर कोई उन्होंने तरमीम करनी है। ये तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन मुझे जो समझ नहीं आ रही ना वो ये है कि फॉरेन ऑफिस ने इसको इतना लाइटली क्यों लिया है। फॉरेन ऑफिस से जब कल ये सवाल होता है तो स्पोक्स पर्सन साहब कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन से हमारे और भी ताल्लुकात हैं और हम किसी चीज़ को भी लाइटली नहीं लेते, हम दो तरफा ताल्लुकात को लाइटली ले ही नहीं सकते। बाबा, वो जो बात कर रहे हैं उनका जवाब दीजिए। और अगर आपको ये ख्याल है कि GSP प्लस जो है कल को चला जाता है, तो वो जो आपने 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पे साइन किया था इसको हासिल करने के लिए, कि पहले GSP लेंगे, फिर GSP प्लस लेंगे, फिर एक उसकी तीसरी और आखिरी स्टेज है एवरीथिंग बट आर्म्स। याद रहे कि अभी हम दूसरी स्टेज पे हैं और पक्का नहीं है कि इसमें रहेंगे। और अगर इसमें से उन्होंने आपको निकाल दिया, एक तो आपके एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो EU में भेजते हैं, आपकी यूरोपियन यूनियन के जितने ममालिक हैं, यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के खासतौर पे, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम, अच्छा, इसको लाइटली नहीं लेना, इसको लेना है जरा सीरियसली। और खास तौर पे जून आने तक जबकि उनकी मॉनिटरिंग टीम से बात होनी है, तो काइंडली कोई अच्छा सा सॉलिड किस्म का कम से कम जवाब है ऐसा बना लीजिए कि उसकी कोई सेंस बने। ठीक है राव साहब, ये जो बादल मंडला रहे हैं, ये काले स्याह बादल हैं या थोड़ी सी हवा चली तो छट जाएंगे? बहुत डेंजरस है मेरे हिसाब से ये। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, क्योंकि वो इंसानी हकूक पर्टिकुलरली इसी मकसद के लिए ये खसूसी अनवाए हैं और इसीलिए ही वो आए हैं। और उसकी बैकग्राउंड में आपको बता दूं, जो यहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है रीना क्यों का, उन्होंने इतवार को दफ्तर खोल के मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर अपना रिएक्शन दिया था, जो मिलिट्री सजाएं हुई थी मिलिट्री कोर्ट से। तो उस पर
इसका मतलब ये है कि ये जो बात कर रहे हैं वो अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है। हालांकि फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब भी दिया डिटेल में कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से किया और किस किस कानून के तहत ये हुआ है, और ये बिल्कुल मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ें हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, ये वो क्लियरली कह रहे हैं। दूसरी बात वो कर रहे हैं, पीका पे उन्होंने बात कर दी है रिसेंटली। इसका मतलब है बड़ा सीरियस कंसर्न है। मुझे ये नहीं है कि आपके एक्सपोर्ट के लिए आप एवेन्यूज और भी ढूंढ सकते हैं, बाकी चीज़ें आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, हमने पिछले 2 सेगमेंट में यही जिक्र किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आपके ऊपर बार बार चीज़ें इंटरनेशनली आ रही हैं। अगर ये GSP प्लस जाता है तो वो मोहर लग जाएगी आप पे कि आप एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तो ये सबसे डेंजरस पहलू है इसका। हमें इसको नज़र में रखते हुए क्या हम जो अब तक कर चुके हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं? मेरा ख्याल है रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, ताकि इन ममालिकों को, यूरोपीय यूनियन को कम से कम या बाकी ममालिकों को कन्विंस किया जा सके कि हमारा आइन भी है, कानून भी है और हमारी अदालतें भी बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हुई हैं। तो साकिब बशीर साहब, क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं हम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी की राय ज़रूरी नहीं है, बस सिस्टम उस कानून को जारी कर देता है और लागू भी हो जाता है और इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। पूरी दुनिया को इन मामलात पर कैसे कायल करेंगे? जहां आपने मेरे ख्याल में कोई श्योरिटी दी हो तो उस पर अमल तो आपको करना पड़ता है, और ये बुनियादी हुकूक के जो मामलात हैं, आज़ादी इज़हार राय का मामला है या जो फेयर ट्रायल के तकाज़े हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इससे जुड़ी हुई है। अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी EU का जो बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया था, UK USA का भी, लेकिन यह है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है उसको मेरा ख्याल है उसके हवाले से तो इंतज़ामात हो रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आपको कुछ ख़बरें मिल जाएंगी ताकि एक तासुर बेहतर जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के जो ट्रायल्स हैं, ये मामला जो है वो आजकल चल रहा है। इसके अलावा जो पीका है या अदलिया की जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और रिसेंट अभी जो हमने बात की जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती है या जजेस की तैनाती है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो अदलिया का रोल है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो अदलिया की आज़ादी है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो हुई है। फिर जो पीका अभी लाया गया, उस पीका पे बड़े सीरियस सवालात हैं, और जो माजी में भी कवानीन हमने नहीं देखे बनते हुए, अब जो है वो बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया चंद दिनों में। कोई स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, तो मेरा ख्याल में मुश्किलात का सामना तो हो सकता है पाकिस्तान को। जिस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, जो है वो GSP प्लस जो का स्टेटस जो है उसको रखने के लिए कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बयानात मजीद भी आ सकते हैं, क्योंकि पीका अभी कल जो है वो गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसके बाद अभी सूरत हाल सिचुएशन जो है मजीद जो है वो सामने आएगी। अच्छा राव साहब, मैं मुख्तसरन अगर आपसे ये जानूं, क्योंकि ये अगर सोशल मीडिया से अगर हुकूमत को या रियासत को ख़तरा हो सकता है, तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के हवाले से कावानीन मौजूद हैं। हम देखते हैं आए दिन वो कावानीन में तरमीम भी करते हैं, उन कावानीन को सख्त भी करते हैं। तो अगर हमने कोई कर लिया तो फिर उससे क्या मसला हो सकता है? देखिए, दुनिया भर में जो कवानीन है वो सिविल नेचर के हैं, हमने इसको क्रिमिनल नेचर का बना दिया है, और बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ दे दिया है। और हमारे यहाँ ये रिवायत है मिस यूज़ करने की कानून को हर लेवल के ऊपर, तो इसलिए डेंजरस, बहुत डेंजरस हो जाता है हमारे यहाँ जब इसकी बात होती है। दूसरी, आपने शुरू में एक बात की थी, मेरे जहन में अटकी हुई थी, आपने कहा पैमरा लॉ के तहत अभी हम रेगुलेट हो रहे हैं। जब ये यूट्यूब पे चला जाएगा या किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा तो ये फिर पीका लॉ के तहत आ जाएगा। तो ये हमारा कानून बुनियादी हकूक पे डबल जेपार्डी को रोकता है। 2 जगह पे आप ट्रायल नहीं कर सकते। आप मुझे पैमरा भी मुझे नोटिस भेजे, पीका में भी मैं ट्रायल हूं, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी या कह लें कि एक डिस्टॉर्शन है बहुत बड़ी, एक कन्फ्लिक्ट है बहुत बड़ी। तो इसलिए बगैर सोचे समझे लगता है ये सारा कुछ किया गया है। और आपको आखिरी बात कर दूं, अमेरिका में अभी प्रेस सेक्रेटरी जो व्हाइट हाउस की आई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसने कहा हम जो नॉन ट्रेडिशनल मीडिया है उसको हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। उनको उन्होंने पास बना दिए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह सारे उनको इनवाइट करने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू कर दिए। ये नए मीडिया का अब दुनिया में इस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है और हम उस पर एक उड़ाड़ा लेकर चढ़ दौड़े हैं। ठीक है नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, एक सर्वे के मुताबिक 64% पाकिस्तानी कहते हैं, 64%,
कि महंगाई में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त नहीं हैं, यानी 64% ये कह रहे हैं कि महंगाई जारी है। 22% को एतबार है कि महंगाई वाकई कम हो रही है। ज़रूरी सवाल ये है कि वो 22% पाकिस्तानी जो समझते हैं कि महंगाई कम हो रही है, वो सब्जियां, दालें और गोश्त वगैरह किन दुकानों से खरीदते हैं? आज का गैर ज़रूरी सवाल, FBI ने दोहरी शहरियत के हामिल अफसरान और शरीके हयात के कवायफ तलब कर लिए हैं। तफसीलात एक हफ्ते के अंदर जमा करानी होंगी। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि जब दोहरी शहरियत साबित हो जाने के बाद होगा क्या? मुतल्लिका अफसर को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, या सिर्फ डांट डपट करके जो नई गाड़ियां मिल रही हैं उनमें से एक गाड़ी दे दी जाएगी? ठीक है, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।